गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं। हम लोग 11th क्लास चैप्टर नंबर जो है 5 पढ़ रहे थे, गति के नियम। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोग? गति के नियम। गति के नियम ये हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को जो है बल पढ़ा चुका था, बल की परिभाषा भी जो है बता चुका था, और उसके बाद जो है जड़त्व क्या है और न्यूटन के जो है गति का प्रथम नियम। ठीक है, यहाँ तक मैं आप लोगों को जो है बता चुका था, और मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा जड़त्व के बारे में जो बताया था उसको, है ना। तो बस एक सरसरी तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि बल के बारे में बताया था कि बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा जो है किसी वस्तु की स्थिति, आकार या अवस्था में जो है परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, उसे हम क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। ये बल की परिभाषा हुई। ठीक है, जड़त्व के लिए मैं बताया था कि जड़त्व क्या होता है। अगर कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना पसंद करता है। ठीक है, अगर उस पर बाह्य बल लगाया जाए तो उस बाह्य बल का जो है विरोध करता है। तो ये जो बाह्य बल का जो विरोध किया जाता है यही उसका जो है जड़त्व है। ठीक है, विराम है तो उसको विराम का जड़त्व कहते हैं, और कोई गतिशील अवस्था में है तो वो जो है गतिशील अवस्था में रहना पसंद करता है। उसको जो है उस पर बल लगा के अगर आप रोकना चाहोगे तो वो रुकना पसंद नहीं करता, तो उस बल के विरुद्ध जो है वो भी उस बल का जो है विरोध करता है। तो इसको हम कहते हैं गति का जो है जड़त्व। समझ में आ गया? और न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है ये इसी पर जो है आधारित है ना। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है भाई? कोई वस्तु अगर या कोई पिंड इस विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, और कोई पिंड अगर गति अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में जो है रहना पसंद करती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये आपका न्यूटन के गति का जो है प्रथम नियम है। अब इससे संबंधित हम जो है कई एग्जाम्पल जो है देखे थे, जैसे कि आपका जो है अगर कोई यात्री जो है बस में जो है खड़ा हुआ है और अचानक जो है बस जो है चल पड़ी, तो यात्री जो है पीछे की ओर जो है गिर जाता है। तो उसका कारण क्या है? तो ये विराम के जड़त्व के कारण है। ठीक है, अगर बस गतिशील अवस्था में और कोई यात्री जो है बस के अंदर जो है खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है जो भी है, तो उस अवस्था में जो है ब्रेक अचानक लगाया जाता है ड्राइवर के द्वारा, तो यात्री जो है सामने की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैं बताया था कि सामने की ओर झुक जाता है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो गतिशील अवस्था में था, फिर ब्रेक लगाए, फिर वो सामने की ओर झुका, मतलब ये गति का जो है जड़त्व कहलाएगा। क्लियर है? और ये दोनों जो है विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व दोनों ही जो है आपके न्यूटन की गति का जो है प्रथम नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसमें कई एग्जाम्पल देखे थे, जैसे घुड़सवार जो है गतिशील अवस्था में जो है जा रहा है, अचानक घोड़ा जो रुक गया, ब्रेक लगा दिया, तो घुड़सवार जो है आगे की ओर जो है गिर जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है आपका जड़त्व के नियम के अंतर्गत आता है, या न्यूटन की गति के जो है प्रथम नियम के अंतर्गत। फल तोड़ते हैं तो डाली को जो है हिलाते हैं। ठीक है, कंबल से जो है धूल को झड़ाते हैं, है ना, मतलब कंबल से धूल को जो है हटाते हैं तो क्या करते हैं? कंबल को जो है हम झड़ाते हैं तो कंबल गति अवस्था में आ जाता है और धूल अपने स्थान पर ही रहता है, इस कारण से धूल अलग हो जाता है। इसी प्रकार से कंबल को छड़ी से पीटते हैं। ये सब जो है मैं आपको जो है पिछली क्लास में जो है बता चुका हूँ, है ना, और उसका यूट्यूब वीडियो भी बना चुका हूँ। तो जो बच्चे जो है अटेंड नहीं किए होंगे वो उसको जो देखकर और आसानी के साथ जो है समझ सकते हो। तो उसमें जो है विस्तार से जो है बताया गया है। आज हम लोग चलेंगे आगे, संवेग के बारे में हमको जो है देखना है। तो संवेग क्या है ना, तो इसको जो है देखिए। हाँ, वीडियो डालता हूँ मैं। ठीक है, तो ग्रुप में अवेलेबल करा देता हूँ, ग्रुप में सेंड कर देता हूँ वीडियो। और दूसरा चीज़ ये है कि मेरे नाम से जैसे सर्च करोगे यूट्यूब में तो मिल जाएगा, दशरथ चंद्राकर सर करके सर्च करेंगे यूट्यूब में तो मिल जाएगा। ठीक है, और ये मेरा नंबर उधर लिखा हुआ है, उस नंबर पे अगर आप मैसेज करोगे तो आपको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, और ग्रुप में ऐड करोगे तो फ़ायदा यह है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको तुरंत जो है ग्रुप में डाल देता हूँ।
ठीक है, जैसे आज पढ़ा रहा हूँ तो आज का जो वीडियो जो है डाल दिया जाएगा शाम तक। ठीक, तो चलिए, तो ये हो गया आपका संवेग। तो संवेग को समझने का प्रयास कीजिए, है ना। संवेग को समझेंगे तभी जो हम आगे जो है न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम को समझेंगे। तो संवेग क्या होता है, तो संवेग में बताया था आपको जो है द्रव्यमान गुणित जो है वेग, द्रव्यमान गुणित वेग को हम क्या बोलते हैं, संवेग। द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं और वेग को जो है v से, और संवेग को हम दर्शाते हैं p से। ठीक है, तो ये है आपका जो है संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान गुणित जो है वेग। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं, है ना। तो इसमें हम जो है दो कंडीशन जो है देखेंगे, उसके बाद आपको जो है समझ में आ जाएगा संवेग के बारे में, है ना। जैसे कि मैं आपको जो है बताया था कि कार और जो है ट्रेन अगर दोनों जो है समान वेग से जो है गति कर रहे हैं, है ना, तो क्या चीज, संवेग का जो है फार्मूला हो गया। अब हम इसमें जो है देखते हैं कंडीशन। पहला कंडीशन देखते हैं, मान लेते हैं दो पिंड है, ठीक है, दो पिंड, मान लो ये छोटा पिंड है और एक जो है बड़ा पिंड है। ठीक है, मान लो छोटे पिंड का द्रव्यमान जो स्मॉल एम है, बड़े पिंड का द्रव्यमान जो कैपिटल एम है। छोटे पिंड का वेग जो है आपका स्मॉल भी है, मान लेते दोनों का वेग जो है समान है, दोनों का वेग क्या है, समान है। ठीक है, तब की कंडीशन में देखते हैं, मान लो एक पिंड ए है और ये पिंड जो है बी है। तो पहले पिंड या छोटे पिंड का जो है, छोटे पिंड का संवेग, छोटे पिंड का संवेग P1 बराबर क्या हो जाएगा, m डॉट v हो जाएगा संवेग के फार्मूला से। क्लियर है यहां तक। अब दूसरे बड़े पिंड का, बड़े पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, मान लेते हैं P2 है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू जो है v हो जाएगा। ठीक है, दोनों का वेग समान है ना, वेग समान है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है ना। एक छोटा है तो स्मॉल रहेगा, और बड़ा है तो उसका द्रव्यमान अलग हो गया, बड़ा रहेगा। अब हम देखें तो मान लो समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 भागित 2 कर दें, समीकरण 1 भागित 2 कर दें तो क्या होगा, तो देख लीजिए भाई, समीकरण 1 और ये हो गया 2। तो समीकरण 1 का लेफ्ट साइड में P1 है, तो P1 बटे क्या हो जाएगा P2। तो राइट साइड में क्या है, m इंटू बी है इसके, और इसके बटे ये हो जाएगा, तो कैपिटल M इंटू जो है v हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो है समान है ना, दोनों जो है समान है। तो यहाँ पर जो है वेग जो है कट जाएगा, यहाँ पे वेग जो है कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या आपका जो है P1 बटे जो है P2 बराबर स्मॉल m बटे जो है कैपिटल M बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ये छोटा पिंड है और ये आपका जो है बड़ा पिंड है। छोटे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m और इसका वेग जो है v है, बड़े पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M और इसका जो है वेग जो है v है, मतलब दोनों का वेग जो है समान है, दोनों समान वेग से जो है गतिशील है। ठीक है, अंतर क्या है दोनों में, इसका जो है द्रव्यमान छोटा है और इसका द्रव्यमान बड़ा है, बस। तो छोटे पिंड का जो संवेग होगा P1 बराबर m डॉट जो है v, संवेग के फार्मूला से। क्लियर है। दूसरा है बड़े पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, P2 बराबर कैपिटल M डॉट जो है v। अब ये हो गया समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 भागी समीकरण अगर 2 करते हैं तो क्या होगा, समीकरण 1 का जो लेफ्ट साइड P1 है तो P1 बटे क्या हो जाएगा P2। इसी प्रकार राइट साइड का बटे हो जाएगा तो M डॉट V बटे हो जाएगा कैपिटल M डॉट जो है V। तो ये दोनों जो है वेग समान है, तो दोनों वेग जो है कट जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है। तो बचेगा क्या, P1 बटे जो है P2 बराबर हो जाएगा स्मॉल m बटे जो है कैपिटल M। क्लियर। अब इससे क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसके आधार पर ये है, मान लो समीकरण नंबर ये A है, समीकरण नंबर A। तो इसमें देखो ये कैपिटल M जो है बड़ा जो है, कैपिटल M क्या है, बड़ा है, कैपिटल M बड़ा है किससे, स्मॉल m से। मतलब हर में जो राशि है
वो अंश की राशि से जो है बड़ा है। तो इसके हर में क्या है P2, तो P2 इज ग्रेटर देन होगा P1 के। क्लियर है? तो P2 क्या होगा, P2 इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका P1। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा जो पिंड होगा, बड़े पिंड का जो है संवेग जो है ज्यादा होगा। क्लियर है? ये आपका जो है ये P1 है, इसके लिए इसका संवेग P1 है और इसका संवेग जो है P2 है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बड़े जो है पिंड का जो द्रव्यमान कैपिटल M जो है छोटे पिंड के द्रव्यमान से बड़ा है, वो तो जाहिर से वो तो दिख ही रहा है। ठीक, अब हम संवेग को देखते हैं। तो संवेग क्या है, संवेग भी सेम है। बड़े पिंड का संवेग जो है छोटे पिंड के संवेग से जो है अधिक होता है। क्लियर है? इसी कारण से क्या होता है कि जब हम कार और ट्रेन की जो है तुलना करें, या ट्रक और ट्रेन की अगर तुलना करें, मान लो ट्रक और जो है ट्रेन दोनों अगर जो समान स्पीड में जो है चल रहे हैं, मान लो 100 की स्पीड में चल रहे हैं, है ना, तो ट्रक को जो है ब्रेक लगाने में जो है आसानी होगी, या ट्रक द्वारा जो ब्रेक लगाया जाएगा ट्रक ड्राइवर के द्वारा या कार ड्राइवर के द्वारा, तो वो जो कार या ट्रक जो है वो थोड़ी दूर में जाके जो है रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रेन ड्राइवर अगर ब्रेक लगाए तो वो अधिक दूरी पे रुकेगा, मतलब उसके लिए जो है ब्रेक लगाना संभव नहीं रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अचानक आप कार में जा रहे हो, 100 की स्पीड में जा रहे हो, और अगर कोई जानवर सामने में आ गया तो आप ब्रेक लगाओगे तो जानवर क्या हो जाएगा, सुरक्षित बच जाएगा। लेकिन ट्रेन के सामने अचानक कोई जानवर आ गया तो ट्रेन ड्राइवर जो है ब्रेक लगा नहीं सकता। ठीक है, वो बचा नहीं सकता, ब्रेक लगाएगा तब भी वो नहीं बचेगा, क्योंकि उसका संवेग अधिक होता है ना। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए क्या होता है, ट्रेन के द्वारा जो ड्राइवर के द्वारा जो ब्रेक लगाया जाता है तो ट्रेन तुरंत नहीं रुकती है। ठीक है, उसका संवेग अधिक होने के कारण वो अधिक दूरी पे जाके रुकता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक बताइए भाई, आ गया ना? ठीक है, दूसरा जो है कंडीशन देखते हैं संवेग का। तो ये हो गया हमारा जो है पिंड, छोटा पिंड, और ये हो गया हमारा बड़ा पिंड। क्लियर है? इसका द्रव्यमान जो है स्मॉल m है, इसका द्रव्यमान जो है कैपिटल M है। हो गया। अब इसका जो है वेग स्मॉल v है और इसका वेग जो है कैपिटल V है। ठीक, अब ये सेकंड कंडीशन में क्या है, इसका द्रव्यमान भी छोटा है और वेग भी छोटा है ना। वेग भी क्या है, छोटा है, लेकिन दूसरे जो पिंड है इसका द्रव्यमान भी बड़ा है और वेग भी बड़ा है ना। मतलब ये अधिक वेग से जो जा रहा है और ये जो है कम वेग से जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आपका कंडीशन है, लेकिन इन दोनों का संवेग बराबर है। इसका संवेग जो है p है और इसका भी संवेग क्या है, p है। मतलब दोनों ही पिंड का जो है संवेग बराबर है। तो उस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं पहला, छोटे पिंड का संवेग, छोटे पिंड का संवेग p बराबर है ना। मान लो ये p1 है और ये p2 है, लेकिन जो है दोनों का संवेग क्या है, बराबर है। तो छोटे पिंड का संवेग p1 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल m डॉट स्मॉल v। क्लियर? इसी प्रकार जो है दूसरा देखें तो बड़े पिंड का जो है संवेग, तो बड़े पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, p2 बराबर क्या हो गया, p2 बराबर कैपिटल M डॉट कैपिटल V। इतना हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे आ रहा है? ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों के संवेग बराबर है बता रहे हैं, दोनों के संवेग बराबर हैं। संवेग P1 बराबर क्या है, P2 है बता रहे हैं, है ना। प्रश्न में ही दिया है दोनों के संवेग जो है बराबर है, P1 बराबर P2। तब क्या होगा, तो दोनों के संवेग को बराबर कर दो। तो इसके जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ये
है ना। तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से दोनों के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो राइट, इसके राइट में क्या है, स्मॉल एम डॉट स्मॉल बी, और इसके राइट कैपिटल एम डॉट कैपिटल बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस स्मॉल एम को इधर जो है पक्षांतर कर दो, और ये कैपिटल जो है वी है इसको इधर पक्षांतर करेंगे। तो एक कैपिटल वी को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल वी नीचे आ जाएगा, बराबर कैपिटल एम तो ऊपर में है, स्मॉल एम इधर नीचे आ जाएगा। क्लियर है, ये इस प्रकार से। तो इससे क्या समझ रहे हो, ये हो गया स्मॉल बी और ये हो गया कैपिटल बी, ये हो गया कैपिटल एम और ये हो गया स्मॉल एम। इसका मतलब समझ में आया कि यहाँ पे जो है ये देखो कैपिटल एम और जो है कैपिटल जो है वी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती में है, उल्टा है। इसी प्रकार जो है स्मॉल एम और स्मॉल बी जो है व्युत्क्रमानुपाती में है। ठीक है, मतलब उल्टा है। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। अगर कैपिटल एम जो है स्मॉल एम से जो है बड़ा है तो इसके अंश में क्या है, स्मॉल बी है। तो स्मॉल बी क्या होगा, कैपिटल बी से जो है बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं आया। इसको तो हम जानते हैं कि जो बड़ा पिंड है उसका द्रव्यमान बड़ा रहेगा ही, बस इसको देखना है वेग को, तो किसका वेग ज्यादा होगा, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि कार और जो है ट्रेन, कार जो है छोटा पिंड हो गया, ट्रेन जो है बड़ा पिंड हो गया, ठीक। अब बोला जाए दोनों जो है समान वेग, समान जो है संवेग से जो है गतिशील है, अगर बोला जाए दोनों का जो है संवेग जो है समान है बोला जाए, है ना, कार का और जो है ट्रेन का दोनों का जो है संवेग समान है, तो आपसे पूछा जाए तो बताइए कि कार और ट्रेन में किसका वेग अधिक होगा। तो किसका वेग अधिक होगा, इस फार्मूला से बताइए किसका वेग अधिक होगा। किसको समझ आएगा ये, कोई भी बताओ, ट्राई करो। इसको देख के बताओ ना जी, ये क्या है कार और ये क्या है आपका ट्रेन, है ना। मैं क्या पूछ रहा हूं, वेग को पूछ रहा हूं, किसका वेग अधिक होगा। तो वेग मतलब क्या है, ये v और ये इस v को देखो, दोनों में जो है कौन सा v जो है बड़ा है, स्मॉल v बड़ा है, स्मॉल v जो है कैपिटल v से बड़ा है। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, कार का जो वेग होगा वो ट्रेन के वेग से अधिक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कार का वेग क्या होगा, ट्रेन के वेग से अधिक होगा। कब अधिक होगा, जब दोनों का संवेग बराबर होगा, दोनों का संवेग बराबर होगा तब। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कैसे जी, हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ। न्यूटन के गति का जो है द्वितीय जो है नियम, न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम होता है आपका जो है संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, आरोपित बल के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ रहा है। तो न्यूटन के जो है गति का जो है द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी पिंड के जो है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है। तो यहां पर देखें बल जो है ये अनुक्रमानुपाती है किसके, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर के जो है अनुक्रमानुपाती होता है ना।
तो इसको हम देखें संवेग में परिवर्तन की जो है दर, मतलब कि आपका जो है इसे मान लेते हैं माना जो है किसी पिंड का जो है, माना किसी पिंड का द्रव्यमान क्या है, मान लो m है, मान लो किसी पिंड का द्रव्यमान क्या है, m है, और उसकी प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और उसका अंतिम वेग क्या है, v है। ठीक है, और आप मान लेते हैं ये समय जो है t है। ठीक, और उस पर लगने वाला जो है बल आपका जो है F, लगने वाला बल क्या है, F है। तो पहले हम देखते हैं संवेग, प्रारंभिक जो है संवेग, प्रारंभिक संवेग। तो प्रारंभिक जो है संवेग क्या होगा, प्रारंभिक संवेग हो जाएगा mu हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग u है तो प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, m के साथ गुणा हो जाएगा। संवेग बराबर हम जानते हैं संवेग बराबर m v होता है, v क्या है, वेग है, और यहाँ पे प्रारंभिक वेग को बताता है, तो प्रारंभिक संवेग क्या हो गया, mu हो जाएगा। क्लियर। तो अंतिम संवेग क्या होगा फिर, अंतिम संवेग क्या होगा भाई, m, अंतिम वेग क्या है, v है, तो v हो जाएगा। अंतिम संवेग क्या हो जाएगा आपका, m v हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन मतलब क्या होगा, अंतिम संवेग माइनस जो है प्रारंभिक संवेग। संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस क्या होगा, प्रारंभिक संवेग। तो अंतिम संवेग क्या है, अंतिम संवेग है mv माइनस प्रारंभिक संवेग mu। क्लियर है। अब इसमें क्या बोला गया है, संवेग परिवर्तन, हम यहां तक निकाले हैं संवेग परिवर्तन तक। अब इसमें क्या बोला है, दर भी बोला है, दर मतलब समय है ना, हम यहां तक अभी निकाले हैं, और दर मतलब क्या होता है, समय होता है, दर मतलब समय। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो है समय का जो है भाग दे देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका जो है F अनुक्रमानुपाती, आपका हो जाएगा ये mv माइनस क्या हो जाएगा, mvu बटे क्या होगा t। तो ये वाला जो हमारा जो परिभाषा है न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम, उसकी परिभाषा के अनुसार जो है ये हम रख दिए मान को। संवेग में परिवर्तन की दर मतलब ये हो गया, ऊपर में क्या है, संवेग में परिवर्तन हो रहा है, और दर बोल रहे हैं मतलब t से भाग दे दिए। क्लियर है यहां तक। दर बोलेंगे मतलब t से भाग देंगे, तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब दर भी बोला जा रहा है, तो दर को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उस पिंड पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, F के। क्लियर। अब हम इसमें देखें तो F अनुक्रमानुपाती, दोनों में m कॉमन है, तो m को कॉमन कर दीजिए, तो v माइनस क्या हो जाएगा, u बटे क्या हो जाएगा आपका t। ठीक है, ये हो जाएगा। अब v माइनस u को हम लिख सकते हैं डेल v। डेल मतलब क्या है, परिवर्तन को बताता है। डेल जहां भी लिखा रहेगा मतलब क्या है, वो परिवर्तन को बता रहा है। तो डेल v मतलब वेग में परिवर्तन। क्लियर है, इसको समझना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि फिजिक्स में आपको जो बार बार ये डेल जो है शब्द जो है दिखाई देंगे सामने में, ये प्रतीक, इसको देख के समझना है आपको। अगर वेग दिया है तो वेग में परिवर्तन, ठीक है, त्वरण दिया है तो त्वरण में परिवर्तन। इस प्रकार से जो है जिसके भी सामने में रहेगा उसमें जो है परिवर्तन। तो ये वेग में परिवर्तन है, तो इसको हम लिख सकते हैं
आपका F अनुक्रमानुपाती m और डेल v बटे क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको मैं इधर लिख देता हूं, t और जो है f। अब यहां पर देखें, अब ये जो है समानुपाती का जो चिन्ह है उसको हटा देते हैं, इसके बराबर क्या कर दिए, बराबर का चिन्ह और एक नितांक मान लिए k, तो ये हो जाएगा आपका m डेल v बटे क्या हो जाएगा t। अब k कहां से आया ऐसा मत पूछना है ना, क्योंकि कई बार बता चुका हूं जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, है ना, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, है ना, इसको बोलते हैं, तो उसके हिसाब पर बराबर का चिन्ह रखते हैं और एक जो है नितांक जो है लेते हैं। तो यहां पर हमने लिया एक नितांक k। ठीक है, अब न्यूटन के अनुसार मान लो k बराबर अगर 1 है, k बराबर अगर 1 है तो ये हो जाएगा आपका जो है a बराबर हो जाएगा m डॉट डेल v बटे जो है t, मतलब वेग में परिवर्तन। ये क्या बता रहा है, वेग में परिवर्तन बटे जो है समय। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, हम त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डेल v बटे जो है t बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये त्वरण का जो है फार्मूला है। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, a आ जाएगा। ये हो गया त्वरण। ये हो गया आपका जो है न्यूटन के गति का जो है द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? यहां तक इसको कैसे निकाले, है ना। तो सबसे पहले हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को जो है लिखेंगे, है ना, अपने शब्दों में लिखेंगे कि किसी पिंड में संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है, ये लिख देंगे। उसके बाद शब्दों में ऐसा लिख सकते हो, एक अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन की दर। अब उसके बाद जो है माना किसी पिंड का जो द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है और उस पर लगने वाला बल F और जो समय मान लेते हैं t है ना। या एक द्रव्यमान है, प्रारंभिक वेग u है और t समय के पश्चात उसका वेग जो है आपका v हो जाता है और उस पर लगने वाला बल जो है आपका F है। तब देखते हैं प्रारंभिक संवेग m डॉट u होगा, अंतिम संवेग m डॉट v होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रारंभिक वेग है इसलिए इसके साथ होगा, अंतिम वेग v है इसलिए अंतिम संवेग होगा। क्लियर। अब संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग को घटाएंगे तो क्या होगा, संवेग में परिवर्तन होगा। अब इसको जो है हम यहाँ पे उठा के न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार पर हम लगाएंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन इतना हुआ, दर भी लगा हुआ है तो दर के लिए हम नीचे में t लगा दिए। ठीक, तो ये आपका जो है न्यूटन के गति के द्वितीय जो नियम है उसके आधार पर ये जो है आपका समीकरण हो गया एक अनुक्रमानुपाती mv माइनस mu बटे जो है t। क्लियर। अब एक अनुक्रमानुपाती दोनों में m कॉमन है तो m को कॉमन बाहर कर दिए तो v माइनस क्या हो गया, u बटे जो है t हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखें तो एक अनुक्रमानुपाती m और v माइनस u क्या है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब कि हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, डेल। डेल क्या बताता है, परिवर्तन को बताता है और वेग के सामने है तो वेग में परिवर्तन बताएगा और नीचे में क्या है, t है। अब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लिखेंगे और एक नितांक ले लेते हैं k। तो इतना आ गया और न्यूटन ने बताया k बराबर अगर 1 है, 1 हो जाए तो एक बराबर क्या हो जाएगा, m डॉट a, मतलब ये वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होता है तो ये इतना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कैसे भाई बताइए, क्लियर है कि